सभी छात्र एवं छात्राओं को मेरा नमस्कार। विवेकानंद स्कूल निमका थाना की ऑनलाइन क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत है। प्रिय छात्रों, डेली की तरह बायोलॉजी की ऑनलाइन क्लासेज में छठवां लेसन चल रहा था। छठवें लेसन में कई पॉइंट हो भी चुके थे, एक दो पॉइंट बाकी हैं, यानी रनिंग में है। इसमें आपको विसरण बता दिया था, प्राशन बता दिया था। इसके अलावा जल अवशोषण की क्रियाविधि बता दी थी। इसके अलावा जल अवशोषण की क्रियाविधि में आपको दो बताए थे मैंने, सक्रिय और निष्क्रिय जल अवशोषण। इसके बाद में जो अवशोषित जल होता है वो कौन से मार्ग से गुजरता है वो भी अपन ने चर्चा की थी। और जनरली 3 मार्ग के द्वारा जल प्रवाहित होता है। 3 मार्ग के अंदर आपको मैंने बताया था, एक था एपोप्लास्ट पथ, एक था सिम्प्लास्ट पथ और एक था रसदानीय पथ। वैसे तो देखें, केवल आप वीडियो को देखते ही हो, सुनते ही हो, कक्षा जैसा माहौल तो नहीं होता है। कक्षा में तो पूछ भी लेते हैं किसके याद है किसके नहीं है। यहाँ तो लगता है सभी के याद होगा, क्योंकि कोई पूछने वाला ही नहीं है। आपके भी मजे हो रहे हैं, कोई कहने वाला नहीं, कोई सुनने वाला नहीं, ना याद करने का झंझट, ना कोई क्वेश्चन का झंझट, कोई टेस्ट का झंझट। लेकिन ध्यान रखना प्रिय छात्रों, ये भी आपका भविष्य की बात है, एक लाइफ की बात है। प्रत्येक व्यक्ति अपने फ्यूचर को देखते हुए सीरियसली जो मैटर दिया जाता है उस मैटर को प्रॉपर याद कीजिए, प्रॉपर उसको तैयार कीजिए, जिससे आने वाले बोर्ड एग्जाम में कोई दिक्कत ना आए, कोई परेशानी ना आए। क्योंकि ये तो श्योर है कि 70 तो बंक नहीं होगा। आपके दिमाग में ये भी होगा कि हो सकता है कि इस साल बोर्ड एग्जाम नहीं हो, वैसे ही पास कर दें, या हो सकता है एक साल बंक मार दें। ऐसा नहीं होगा। बोर्ड एग्जाम होंगी, हो सकता है कि मार्च के बजाय अप्रैल मई में चली जाएं, लेट सेट हो जाएं, सिलेबस कम कर दें, लेकिन 70 बंक नहीं होगा। उसमें सिलेबस शॉर्ट कर देंगे, कम लेसन कर देंगे, एग्जाम लेट हो जाएगी, कुछ भी हो, लेकिन 70 बंक नहीं जाएगा। तो आप के दिमाग में जो रील है कि हमने 11वीं में भी ऐसे ही पास किया था, तो हो सकता है कि 12वीं में भी ऐसे ही कर दें। ऐसा नहीं होता है बोर्ड एग्जाम के अंदर। और आपको इस चीज़ का पता भी होगा कि जैसे देखा होगा जो कॉलेजों की एग्जाम थी, कॉलेजों के एग्जाम के अंदर फर्स्ट ईयर और जो सेकेंड ईयर की जो एग्जाम थी, फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर की एग्जाम में तो पास कर दिया, लेकिन फाइनल एग्जाम में पास नहीं किया और उनकी एग्जाम लग रही है। यानी यूजीसी ने ये डिक्लेयर कर दिया कि उसी लड़के की डिग्री मान्य होगी जिसने फाइनल ईयर की एग्जाम दी है। तो आप भी ये नोट करके रखना कि 10वीं और 12वीं की जो बोर्ड की एग्जाम है वो श्योरली एग्जाम होगी, चाहे वो 5 ही लेसन में लें, चाहे वो 10 ही लेसन में लें, चाहे 2 ही लेसन में लें, लेकिन बोर्ड एग्जाम 100% होगी। और आपको ये भी पता है कि बोर्ड के जो शेष पेपर रहे थे उन्होंने भी बोर्ड ने लिया है। तो मेरा कहने का मतलब यही है कि आपको जो मैटर दिया जाता है उस मैटर को प्रॉपर तैयार कीजिए। क्लियर? चलो आज का पॉइंट लेते हैं अपन। और आज का पॉइंट है जल अवशोषण को प्रभावित करने वाले कारक। जल अवशोषण को प्रभावित करने वाले कारक।
देखिए, आपको बताया था कि जो पौधे होते हैं वो जल की पूर्ति मृदा से करते हैं और मृदा जल को पौधे मूल रोमों की सहायता से अवशोषित करते हैं। आपको ये भी पता है कि जल अवशोषण की क्रियाविधि अपने पढ़ चुके हैं। एक निष्क्रिय जल अवशोषण होता है, एक सक्रिय जल अवशोषण होता है। तो अवशोषण ज्यादातर आपको ये भी देखा होगा कि 96 से 98% जो जल अवशोषित होता है वो निष्क्रिय विधि के द्वारा होता है। कौन सी विधि से होता है? निष्क्रिय विधि से। केवल 2 से 4% जल ही सक्रिय विधि के द्वारा अवशोषित किया जाता है। तो अपन जो प्रभावित करने वाले कारक हैं वो भी अपन कौन सी विधि को प्रभावित करेंगे? ये भी निष्क्रिय जल अवशोषण को ही प्रभावित करेंगे। तो कुछ ऐसे कारक हैं जो पौधों में जल अवशोषण को प्रभावित करते हैं और उसमें पहला जो है वो है मृदा जल। पहला जो कारक है वो है मृदा जल। तो जल अवशोषण को प्रभावित करने वाले कारक में पहला है मृदा जल, सॉइल वाटर। देखिए, मृदा जल कैसे प्रभावित करता है जल अवशोषण को? तो आपको पता है कि जो पौधे होते हैं उन पौधों को मृदा में पाए जाने वाला पूरा का पूरा जल प्राप्त नहीं होता है। यानी मृदा में जितना जल पाया जाता है वो पूरा जल या उस पूरे जल को पौधे अवशोषित नहीं कर पाते हैं। तो फिर आपका प्रश्न होगा, तो फिर पौधे को कौन सा जल प्राप्त होता है? आपको मैंने बताया था कि पौधे मृदा से केवल केशिका जल को प्राप्त करते हैं। कौन से जल को प्राप्त करते हैं? पौधे जो होते हैं वो मृदा से केवल कौन से जल को प्राप्त करते हैं? केशिका जल को, कैपिलरी वाटर को। कौन से जल को? कैपिलरी वाटर। कैपिलरी वाटर को केवल ये अवशोषित करते हैं। आपको ये भी पता होना चाहिए, ये देखो यहाँ देखो कंपटीशन लाइक पर्सन है। पर्सन मैंने आपको पीछे बताया था कि कई बार पूछ लेता है कि पौधे कौन से जल को अवशोषित करते हैं। कौन से जल को करते हैं? केशिका जल। एक चीज और ध्यान रखने की बात है कि मिट्टी में जितना केशिका जल पाया जाता है वो संपूर्ण केशिका जल पौधों के द्वारा अवशोषित नहीं किया जाता है। उसमें से कुछ भाग, कुछ केशिका जल ही पौधा ग्रहण करता है। अब ऐसे जल अवशोषण अधिकतम कब होगा या उस मृदा से अधिकतम जल अवशोषित कब होता है? जब मृदा के अंदर जल धारण क्षमता और स्थायी मलानी प्रतिशतता का जल पाया जाता है। मैंने 2 शब्द बोले हैं कि जब मृदा में एक तो जल धारण क्षमता और दूसरा बताया मैंने स्थायी मलानी प्रतिशतता। इन दोनों के जितना यदि जल पाया जाता है, देखो इन दोनों शब्दों के मैं अर्थ बताऊंगा, लेकिन एक बार इतना समझिए कि जब किसी मृदा के अंदर ये जल होता है, जब किसी मृदा के अंदर इतना जल पाया जाता है, कितना? एक तो मृदा जल धारण क्षमता जितना और एक स्थायी मलानी प्रतिशतता। इतना यदि इतने क्षेत्र में यदि जल है तो पौधा लगातार मृदा से जल का अवशोषण करता रहता है। और यदि मृदा में इस जल धारण क्षमता और स्थायी मलानी प्रतिशतता से जल कम हो जाता है तो पौधे में जल अवशोषण कम होता है या पौधे जल का अवशोषण कम करने लगते हैं। और जल अवशोषण कम होगा तो धीरे धीरे जल की कमी होने के कारण पौधा मुरझा करके क्या हो जाएगा? नष्ट हो जाएगा। अब बात आती है जल धारण क्षमता किसे कहते हैं और स्थायी मलानी प्रतिशतता किसे कहते हैं। देखिए, जल धारण क्षमता का मतलब ये होता है, जैसे मान लो ये खेत है, ये ऊपर से बारिश हो रही है। क्या हो रही है? बारिश हो रही है। अब बारिश हो रही है तो आपको ये भी पता है कि पूरा का पूरा जल तो मिट्टी में जाएगा नहीं, उसमें से कुछ जल तो क्या होगा? मिट्टी की सतह से बह करके दूर चला जाएगा और कुछ जल कहाँ जाएगा? मिट्टी में जाएगा।
अब जो मिट्टी में जाएगा वो पूरा का पूरा जल मृदा कणों के बीच में नहीं रुकता है, बल्कि उसमें से कुछ जल कहाँ चला जाता है, नीचे चला जाता है। और कौन से बल के कारण से जाता है, गुरुत्वीय बल के कारण से जाता है। कौन सा बल, गुरुत्व बल। गुरुत्व बल के कारण जितना जल नीचे जाता है, गुरुत्व बल के द्वारा जितना जल चला जाता है, उस जल के जाने के बाद शेष जो जल मृदा कणों के बीच में बचा रहता है और वो जल ही पौधे को प्राप्त होता है, उसे क्या कहते हैं, जल धारण क्षमता। यानी आपको ये पता है कि अलग अलग प्रकार की जो मृदा होती है, अलग अलग प्रकार के मृदा में जल धारण क्षमता भी क्या होती है, अलग अलग होती है। अब यहाँ पर एक सीधा सा अर्थ ये समझ सकते हो आप, जल धारण क्षमता का मतलब ये होता है कि गुरुत्वीय बल के कारण से, गुरुत्वीय बल के कारण जो मिट्टी का पानी होता है वो नीचे चला जाता है। अब पूरा का पूरा तो जाता नहीं है। अब उस गुरुत्वीय बल के द्वारा जितना पानी नीचे चला गया, उसके अलावा जो पानी मृदा कणों के बीच में बचा रहता है, उसकी क्षमता को, जितना पानी बचे रहने की जो क्षमता है मिट्टी की, वो कहलाती है जल धारण क्षमता। और जिस मिट्टी में जितनी अधिक जल धारण क्षमता होगी, उस मिट्टी के मृदा कणों के बीच में उतना ही ज्यादा क्या मिलेगा आपको, मृदा जल मिलेगा। और मृदा जल होगा तो इसका मतलब उसमें से कुछ भाग केशिका जल का भी होगा। भाई मृदा जल आपको पता है कि पूरा का पूरा तो केशिका जल होता नहीं है। यदि मृदा के अंदर पानी है तो उसमें से कुछ जो भाग होता है वो केशिका जल के रूप में पाया जाता है। और केशिका जल को ही क्या करता है, पौधा प्राप्त करता है। तो पौधे में जल अवशोषण कब होगा ज्यादा, जब उसमें मृदा जल धारण क्षमता क्या होगी, ज्यादा होगी। ठीक है। अब दूसरा पॉइंट आता है स्थायी मलानी प्रतिशतता। आपने एक चीज देखी होगी कि जैसे किसी खेत के अंदर फसल बो रखी है, फसल उगी हुई है, अपन ने बारिश नहीं हुई, पानी भी नहीं दिया, लेकिन ऐसा नहीं है कि जैसे 4, 5, 10 दिन तक अगर पानी नहीं देंगे, बारिश नहीं होगी, तो दूसरे दिन ही पौधा मुरझा करके नष्ट होगा। ऐसा नहीं होता है। 10-15 दिन तक पौधा मुरझाता नहीं है, बल्कि एकदम स्वस्थ हरी अवस्था के अंदर स्वस्थता के अंदर वो पौधा खिला हुआ रहता है। लेकिन आपने देखा होगा 15-20 दिन के बाद वो पौधा मुरझाना क्या कर देगा, शुरू कर देगा। और मुरझाने के बाद एक अवस्था ऐसी आएगी कि उसमें पानी की कमी होने के कारण से पौधा क्या हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा। उस पौधे के मुरझाने का कारण क्या है, उस पौधे के मुरझाने का कारण है मृदा में पानी की कमी होना। अब ये कहता है कि जब किसी खेत में, जब किसी मृदा में कोई पौधा उग रहा है और वो पौधा पहली बार जब मुरझाता है, पहली बार मुरझाता है, तो पहली बार कब मुरझाएगा, जब उस मृदा में जल की एक निश्चित मात्रा से कम मात्रा हो जाती है, या एक निश्चित लेवल से कम लेवल आ जाता है, उसके बाद पौधा मुरझाना क्या कर देता है, शुरू कर देता है। तो पौधे में पहली बार जो मुरझाने की जो अवस्था आती है और उस समय मृदा में जो पानी होता है, उसे कहते हैं स्थायी मलानी प्रतिशतता। आपको ये पता है कि जब पौधे में स्थायी मलानी प्रतिशतता से पानी कम हो जाता है, जल कम हो जाता है, तो पौधा मुरझाना शुरू कर देगा, अर्थात पौधे के द्वारा जल का अवशोषण नहीं किया जाता है। तो कहने का मतलब ये आता है कि पौधों के द्वारा अधिकतम उस स्थिति में अवशोषित किया जाता है जब मृदा में जल धारण क्षमता और स्थायी मलानी प्रतिशतता अधिकतम होती है। उस समय पौधा अधिकतम वेग से या अधिकतम सीमा से जल का अवशोषण करता है। तो पहला कारक तो आ गया मृदा जल। ठीक है। दूसरा आता है मृदा वातन। दूसरा कारक आता है जो जल अवशोषण को प्रभावित करता है, और ये है मृदा वातन। सोयल एरिएशन बोलते हैं। मृदा वातन का मतलब क्या होता है कि मृदा में उपस्थित वायु की मात्रा। मृदा में वायु कब ज्यादा होती है, जब मृदा कणों के बीच में गैप ज्यादा होगा और उसमें वायु ज्यादा होगी। तो जब मृदा वायु की मात्रा ज्यादा होती है, मृदा में वायु की मात्रा ज्यादा होगी तो अवशोषण की दर भी ज्यादा होगी, और जब मृदा में वायु की मात्रा कम हो जाएगी तो जल अवशोषण की मात्रा भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। इसलिए आपने देखा होगा कि जो जलाक्रांत मृदा होती है, यहाँ पर एक शब्द हो रहा है, ध्यान रखना,
जलाक्रांत मृदा, वाटर लॉगिंग सोइल बोलते हैं इसको बोलते हैं वाटर लॉगिंग सोइल। ठीक है, जलाक्रांत मृदा क्या है इसको मैं एक अलग से बताऊंगा। मैंने कहा जिस मिट्टी के अंदर वायु की मात्रा अधिकतम होती है, वायु की मात्रा ज्यादा होती है, उस मिट्टी में जल अवशोषण भी क्या होता है, ज्यादा होता है। और वायु की मात्रा कम होती है तो जल अवशोषण धीमा हो जाता है, कम हो जाता है। ठीक है, इसमें एक चीज और देखी होगी कि ऐसा क्यों होता है। आपने देखा होगा कि अपन जब मिट्टी जब खेतों को कटवाते हैं, जैसे अपन तवा वगैरह आते हैं उससे अपन उथलते हैं, उसको उथलते क्यों होते हैं, जब मिट्टी कणों के बीच में गैप होता है तो उस गैप के अंदर वायु भर जाती है। आपने एक चीज पढ़ी होगी, सक्रिय जब जल अवशोषण होता है, सक्रिय जल अवशोषण में ऊर्जा की आवश्यकता होती है। सक्रिय जल अवशोषण में किसकी आवश्यकता होती है, ऊर्जा की आवश्यकता होती है। और वो ऊर्जा कहां से आती है, मैंने बताया था आपको, जो जड़ की कोशिका होती है उस जड़ की कोशिका में श्वसनीय क्रिया होती है, और श्वसनीय क्रिया के द्वारा क्या उत्पन्न होती है, ऊर्जा उत्पन्न होती है। अब आपको ये भी पता है कि श्वसनीय क्रिया के लिए क्या चाहिए, O2 चाहिए। तो वायु, और O2 किस में होती है, वायु में होती है। तो जब किसी मृदा में वायु की मात्रा ज्यादा होगी तो जड़ की कोशिकाओं को ज्यादा से ज्यादा मात्रा में क्या मिलेगी, वायु मिलेगी, O2 मिलेगी। और ज्यादा ऑक्सीजन मिलेगी तो श्वसनीय क्रिया भी क्या होंगी, ज्यादा होंगी। और श्वसनीय क्रिया जब ज्यादा होंगी तो एनर्जी भी ज्यादा मिलेगी, और ज्यादा एनर्जी मिलेगी तो जल अवशोषण की रेट भी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो इस प्रकार से मृदा वातन की मात्रा ज्यादा होती है तो जल अवशोषण बढ़ता है, मृदा वातन की मात्रा कम होती है तो जल अवशोषण की रेट क्या हो जाती है, कम हो जाती है। अब यहाँ पर एक शब्द आया है जलाक्रांत मृदा। जलाक्रांत मृदा में आपने एक चीज देखी होगी, जैसे नहरी क्षेत्र में ऐसा होता है या ज्यादा बारिश हो जाती है तो ऐसा होता है। जैसे देखा होगा कि कोई खेत है और खेत में पानी भर गया, पानी भरेगा तो आपको ये पता है कि जब पानी भरता है खेत में तो मिट्टी कणों के बीच में जो वायु होती है, मिट्टी कणों के बीच में जो गैप होता है, उस गैप के अंदर, उस खाली जगह के अंदर जल भर जाता है। तो जब उस खाली जगह में जल भरेगा तो उस जगह में जो पहले से वायु भरी हुई है वो वायु क्या हो जाएगी, बाहर निकल जाएगी। अब बाहर निकल जाएगी तो आपको पता है कि उस मिट्टी कणों के बीच में वायु की क्या हो गई, कमी हो गई। और वायु की कमी हो गई तो फिर जड़ों को क्या नहीं मिलेगी, O2 नहीं मिलेगी। और जड़ों को O2 नहीं मिलेगी तो श्वसनीय क्रिया नहीं होगी, और श्वसन के अभाव में जड़ें क्या हो जाएंगी, मृत हो जाएंगी। और जड़ें मृत होंगी तो जब जड़ें ही मृत हो गई तो फिर जल अवशोषण कौन करेगा, क्योंकि जल अवशोषण का कार्य तो कौन करता है, जड़ें करती हैं। तो इस प्रकार से जो जलाक्रांत का मतलब ये होता है कि जल के कारण से मिट्टी की भरी हुई जो वायु होती है, मृदा कणों के बीच में जो उपस्थित वायु होती है वो बाहर निकल जाती है, जिसके कारण से पौधा नष्ट हो जाता है, पूरी फसल क्या हो जाती है, गिर जाती है। इसे कहते हैं जलाक्रांत या वाटर लॉगिंग। ठीक है, फिर तीसरा आता है मृदा का तापमान। तीसरा कारक आता है मृदा का तापमान, टेम्परेचर ऑफ सॉइल। यानी तापमान भी, मिट्टी का तापमान भी जल के अवशोषण को प्रभावित करता है। आपको पता होना चाहिए कि पौधों में अधिकतम जल अवशोषण कितने टेम्परेचर पे होता है। तो पौधों में जल का अवशोषण अधिकतम होता है 20 डिग्री सेंटीग्रेड से 30 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर। ध्यान रखना, कई बार कंपटीशन में इस टेम्परेचर को पूछ लेता है कि जल अवशोषण के लिए अनुकूलतम तापमान होता है कितना होता है, 20 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड। यदि 20 डिग्री सेंटीग्रेड से कम तापमान होता है तो भी अवशोषण में क्या आ जाती है, कमी आ जाती है। और यदि 30 डिग्री टेम्परेचर से जब अधिक हो जाता है टेम्परेचर तो भी जल अवशोषण क्या हो जाता है, कम हो जाता है। तो जब मृदा का टेम्परेचर 20 और 30 के बीच में होता है तब अधिकतम रूप से जल का क्या होता है, अवशोषण होता है। तो टेम्परेचर ध्यान में रखना है, क्लियर। फिर आता है मृदा विलयन की सांद्रता। जो चौथा कारक आता है वो है मृदा विलयन
की सांद्रता, कंसंट्रेशन ऑफ सोयल सॉल्यूशन। देखिए, मृदा विलयन की सांद्रता यदि ज्यादा होती है, मृदा विलयन की सांद्रता ज्यादा होगी तो जल अवशोषण कम होगा, और यदि मृदा विलयन की सांद्रता कम होगी तो जल अवशोषण ज्यादा होता है। आपको यह भी पता है कि मृदा में जो जल होता है या मृदा में उपस्थित जो खनिज लवण होते हैं वो जल में घुल करके और पौधे में प्रवेश करते हैं। मृदा में पाए जाने वाले जो खनिज लवण होते हैं, जो पोषक तत्व होते हैं, ये जब जल में घुल जाते हैं तो ये एक उस जल की या उस विलयन की सांद्रता को क्या कर देते हैं, बढ़ा देते हैं। तो सीधे से मतलब यह है कि मृदा विलयन की सांद्रता यदि ज्यादा होती है तो जल अवशोषण की दर क्या हो जाएगी, धीमी हो जाएगी। और यदि मृदा विलयन की सांद्रता कम होती है, अर्थात मृदा विलयन यदि तनु होता है, पतला होता है, तो जल अवशोषण ज्यादा होता है। और इसको एक उदाहरण से आप समझ सकते हो, आपने देखा होगा। ये वैसे 4 कारक कंप्लीट हो गए हैं जो जल अवशोषण को प्रभावित करते हैं। उसमें कौन कौन सा बताया? एक बताया मैंने मृदा जल, दूसरा बताया मैंने मृदा वातन, तीसरा बताया मैंने मृदा तापमान, और चौथा बताया मैंने मृदा विलयन की सांद्रता। अब यहाँ पर एक जनरली बात कर रहा हूं मैं। जैसे आपने देखा होगा, अपने जो बाजरे की फसल होती है सभी की होती होगी, जिसकी कटाई भी चल रही है। हो सकता है कि 1-2 छात्र हों जिनके कोई फसल वसल ना हो, लेकिन हो सकता है कि खुद के ना हो तो पड़ोस में देख लें। और इसके लिए कोई बाहर आपको पासपोर्ट वीजा बनाने की जरूरत नहीं है कि साहब देखने हम विदेश में जाएंगे, ये तो कहीं भी मिल जाएगी। और ये अब जो समय चल रहा है ये उसी फसल का समय है, तो थोड़ा कष्ट करके देख भी लेना, ठीक है। तो आपने देखा होगा जब बाजरा छोटा होता है, बाजरे की फसल छोटी होती है, तो उसमें ग्रोथ करने के लिए अपन यूरिया का छिड़काव करते हैं, यूरिया खाद का छिड़काव करते हैं। लेकिन एक चीज नोटिस और की होगी कि यूरिया खाद का छिड़काव ऐसे ही नहीं कर देते हैं, कभी नहीं कर देते कि मन में आए तभी छिड़क दिए। ऐसा नहीं होता है। जब बारिश होती है उसी समय अपन यूरिया का छिड़काव करते हैं। आपके दिमाग में ये आया होगा कि यदि बारिश नहीं हो रही या अपने कुओं वगैरह नलकूप से पानी नहीं दे रहे, तो क्या बिना पानी में ही यूरिया छिड़क देते हैं तो क्या हो जाए? कभी देखना, नोटिस किया होगा। यदि अपन बिना बारिश या बिना पानी यदि यूरिया को छिड़क देंगे तो उस पौधे के बाहर मृदा में खनिज लवणों की या पोषक तत्वों की सांद्रता क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो बाहर की सांद्रता ज्यादा है, यानी मृदा विलयन की सांद्रता ज्यादा है, जबकि पादप कोशिका की विलयन की सांद्रता क्या है, कम है। क्या बोल रहा हूं मैं कि मृदा विलयन की सांद्रता ज्यादा है और पौधे की कोशिका का जो विलयन है उसकी सांद्रता क्या है, कम है। आपको यह भी पता है कि जल का जो प्रवाह होता है वो सांद्रता के अनुसार होता है, और आपने देखा होगा विलायक का जो प्रवाह होता है वो कम सांद्रता वाले विलयन से अधिक सांद्रता वाले विलयन की ओर होता है। तो यदि ऐसी स्थिति में जब पानी की कमी हो और यूरिया छिड़क दें तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, पौधा मुरझा करके क्या हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा। अब क्यों होता हो नष्ट? क्योंकि जो पादप कोशिका में जो जल है उस जल को बाहर वाले जो यूरिया के कण हैं वो बाहर यूरिया वाले कण उस जल को क्या कर लेंगे, अवशोषित कर लेंगे, और बाहर अवशोषित कर लेंगे तो फिर उस पादप कोशिका में जल की क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी, और जल की कमी होने के कारण वो पौधा मुरझा करके क्या हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा। तो इस प्रकार से मृदा विलयन की जो सांद्रता होती है वो भी जल अवशोषण को क्या करती है, प्रभावित करती है। तो इस प्रकार से जल अवशोषण को प्रभावित करने वाले चारों कारक कंप्लीट हो गए हैं। और अब आता है रसारोहण। अब आता है पॉइंट रसारोहण। रसारोहण, और इसे इंग्लिश में एसेंट ऑफ सेप कहते हैं। एसेंट ऑफ सेप कहते हैं। रसारोहण किसे कहते हैं, ये चीज देखो आप। देखिए, मृदा से जल जो होता है वो मूल रोम द्वारा अवशोषित किया जाता है। मृदा से जल का जो अवशोषण है वो मूल रोम के द्वारा अवशोषित किया जाता है। और जो अवशोषित जल होता है, इस अवशोषित जल को या अवशोषित जो जल होता है वो
पौधे की पत्तियों तक या पौधे के विभिन्न भागों तक पहुंचाया जाता है। अब ये जो अवशोषित जल होता है ये तनु अवस्था में, कौन सी अवस्था में? तनु अवस्था में, विलायक नहीं होता है, क्योंकि आपको पता है जब मृदा से जल का अवशोषण किया जाता है उस समय उस जल में पोषक तत्व भी घुल करके आ जाते हैं। तो पोषक तत्व घुलेंगे तो पोषक तत्व क्या हो जाता है? विलय, और जल क्या है? विलायक। विलायक और विलय दोनों मिलकर के क्या बना देते हैं? विलयन बना देते हैं। तो ये एक तनु विलयन होता है, और ये तनु विलयन जड़ से पौधे की पत्तियों तक या पौधे के विभिन्न भागों तक पहुंचे जाता है। इस प्रकार से जल का जो ऊपर की ओर जो स्थानांतरण होता है, जड़ से पत्तियों की ओर जो स्थानांतरण होता है तनु विलयन अवस्था में, इस प्रक्रिया को कहते हैं रसारोहण। क्लियर? क्या कह रहा हूं मैं? ये जैसे मान लीजिए ये पौधा है, और ये पौधे की मान लीजिए जड़ें हैं, और ये मान लीजिए ये शाखा है, और ये मान लीजिए ये कोई पत्ती है। ये क्या है? पत्ती है। आपको ये पता है कि इस जड़ से मूलरोम निकल रही है, ऐसे मूलरोम। अब आपको ये पता है कि जो मूलरोम होते हैं ये मृदा जल का क्या करते हैं? अवशोषण करते हैं। तो यहाँ पर क्या उपस्थित है? मृदा जल। क्या उपस्थित है? मृदा जल उपस्थित है। इस मृदा जल को किसने लिया? मूलरोम ने लिया। किसने लिया? मूलरोम ने। अब आपको पता है कि ये मूलरोम से जल किसमें आ जाएगा? जड़ में। यानी जड़ में क्या आ गया? जल आ गया। अब अकेला जल नहीं आता है, बल्कि इस जल में पोषक तत्व घुल कर के आते हैं। पोषक तत्व क्या होते हैं? घुल कर आते हैं। और जब इस जल में पोषक तत्व घुल जाते हैं तो फिर इसका मतलब ये क्या हो गया? तनु विलयन हो गया। क्या हो गया? तनु विलयन। अब आपको ये भी पता है ये जो तनु विलयन है ये जाइलम के द्वारा कहाँ पहुंचेगा? जड़ से पहले तने में आएगा, तने से शाखा में जाएगा, शाखा से किस में चला जाएगा? पत्तियों में चला जाता है। तो जो जल का प्रवाह होता है ऊपर की ओर ये एक दिशीय होता है। कैसा होता है? एक दिशीय, यानी जड़ से पत्तियों की ओर एक ही दिशा में स्थानांतरण होता है। तो इस प्रकार जल का ऊपर की ओर स्थानांतरित होने की जो क्रिया होती है उसे क्या कहते हैं? रसारोहण कहते हैं। आपको ये भी पता है कि जल का जो स्थानांतरण होता है वो जाइलम के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? जाइलम के द्वारा। और आपको ये भी पता है, देखिए जल का जो स्थानांतरण है, जल का स्थानांतरण किसके द्वारा होता है? जल का स्थानांतरण होता है जाइलम के द्वारा। आपको ये भी पता है, आपने 11वीं में पढ़ा होगा कि जो जाइलम और फ्लोएम होते हैं इनको जटिल ऊतक कहते हैं। और जाइलम के अंदर भी 4 भाग होते हैं और फ्लोएम भी क्या होते हैं? 4 भाग होते हैं। 4 भाग जाइलम में कौन कौन से होते हैं? एक होता है वाहिका, एक होता है वाहिनिका, एक होता है मर्दोतक, और एक होता है दर्दोतक। एक क्या होता है? दर्दोतक। तो इस प्रकार से जाइलम जो होता है वो इस जल को कहां से कहां तक? जड़ से लेकर के पत्तियों तक पहुंचा देता है। अब बात ये आती है कि जाइलम का कौन सा भाग जल स्थानांतरण में भाग लेता है? तो ध्यान रखना, जाइलम की जो वाहिका और वाहिनिका होती है, वाहिका और वाहिका जिसको वेसल्स और ट्रैकेट्स कहते हैं, ये वाहिका और वाहिनिका ही इस रसारोहण में भाग लेती हैं, यानी जल को जड़ से पत्तियों तक पहुंचाती हैं। क्लियर? ये बात यहाँ तक आ गई होंगी। अब कल के पॉइंट में अपन देखेंगे कि रसारोहण का मार्ग क्या होता है। रसारोहण का अभी मैंने बताया था कि रसारोहण जनरली जाइलम से होता है, और जाइलम के भी 2 भाग मेनली भाग लेते हैं, एक वाहिका होती है, एक वाहिनिका होती है। लेकिन अब इसको अपन एक्सपेरिमेंट से देखें, कि क्या एक्चुअल में जाइलम ही इसका स्थानांतरण करता है, और क्या जाइलम की वाहिका और वाहिनिका ही करती है। तो इसको एक्सपेरिमेंट करने के लिए रसारोहण का एक मार्ग था, इसका प्रयोग था, और इस प्रयोग को बालसम नामक पौधे में देखा गया था। इसमें देखा गया, यानी रसारोहण को देखने के लिए रसारोहण में जो मार्ग होता है जो जाइलम के वाहिका और वाहिनिका से होता है, तो इसको देखने के लिए एक पादप था बालसम। इस बालसम नामक पौधे के अंदर देखा था। इस बालसम पौधे में क्या किया अपने, इस बालसम पौधे की टहनी को काटा और उसको काट करके अपने सेफ्रेनिन के घोल में रख दिया।